की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे, जहां धारबस हादसे में लापता लोगों की तलाश जारी है और अभी कुछ और लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। बताते चले कि लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू अभी भी जारी है। कल खलघाट संजय सेतु से नर्मदा में बस गिरी थी, जिसके बाद हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें रेस्क्यू का काम लगातार जारी है और कई ऐसे लापता लोग हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग अभी भी इस हादसे में लापता है, जिनकी तलाश अब लगातार जारी है। बताते चले कि बस हादसे में 13 लोगों की कल मौत हो गई थी और बाइक सवार को बचाने के चलते बस अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद बस जाकर सीधा नर्मदा नदी पर पलटकर गिर गई और इस पूरे हादसे में 13 लोगों के शव बरामद किए गए। वहीं अभी भी कुछ लोगों की आशंका जताई जा रही है कि लोग लापता हैं। ऐसे में उन लापता लोगों की तलाश के लिए लगातार रेस्क्यू का काम जारी है और कल खलघाट संजय सेतु से ये नर्मदा में बस गिरी थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, अभी भी कई लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है धारबस हादसे में। देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों को जो जानकारी मिली थी उससे लोगों के 100 तो बरामद कर लिए गए, लेकिन बाद में जानकारी ये भी मिल रही थी कि बस कई स्टॉप पर रुकी थी जहां से कुछ पैसेंजर बैठे हुए। ऐसी जानकारी के आधार पर ये आशंका है, जो जानकारी मिली थी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, ये सिर्फ एक आशंका है। लेकिन आशंका के मद्देनजर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ के द्वारा चलाया गया है। कल देर रात एनडीआरएफ की टीम पहुंची है और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। अब देखिए, लगातार जो बरसात है पिछले 48 घंटे हो रही है, नर्मदा नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है। जहां पे कल चट्टान पे बस गिरी थी वो चट्टान जो है आज वो कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जल स्तर करीब उससे ऊपर पहुंच चुका है। अब तेज पानी गिर रहा है, तेज बहाव है, लेकिन इसके बीच में जहाँ पे पानी स्टोर हो सकता है, जहाँ पे चट्टान के इर्द गिर्द में कुछ चीजें बचने की संभावना है, वहाँ पे बोट के माध्यम से लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ठीक है मिथिलेश, क्योंकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, ऐसे में आशंका जताई जा रही है। आखिर कितने लोगों की आशंका जताई जा रही है लापता होने की? कुछ संख्या इस पर निकल कर आया है सामने? देखिए, खलघाट से 2 लोगों की पैसेंजर बस में 2 पैसेंजर की बस में बैठने की जानकारी मिली थी। उन 2 पैसेंजर को ही तलाशने की इस वक्त में जो उन्हें लापता माना जा रहा है और उन्हें ही तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल आसपास के जो लोगों ने बताया था उनके दिए हुए जानकारी के आधार पर, उसी आशंका के आधार पर प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। कल देर रात तक करीब 8 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एनडीआरएफ की जो स्पेशलिस्ट गोताखोर है वो कई फीट पानी के अंदर उतरे, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर, और कई घंटों तो उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया। इंदौर के गोताखोर भी लगे हुए थे, लेकिन फिलहाल इस वक्त प्रशासन ने रेस्क्यू को खड़ा कर दिया और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया। एनडीआरएफ लगातार सर्चिंग ऑपरेशन कर रही है और देखिए 6 किलोमीटर दूर तक रेस्क्यू चलाया जा रहा है। अब जो 6 किलोमीटर दूर का दायरा था उसे बढ़ाकर 10 किलोमीटर भी दूर तक कर दिया गया है। जो आसपास के जो डैम है जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है, जहाँ पे पानी को रोका जाता है, हर जगह पे निगरानी की जा रही है। शायद कोई यात्री बाकी वहाँ पे नहीं पहुंच गया, या हो सकता है कि कोई 100 वहाँ तक बचे हुए तो नहीं पहुंच गया। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, आशंका है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा और आने वाले समय तक चलता ही रहेगा। बिल्कुल, आशंका जहाँ से बस निकली है वहाँ के लोगों से पूछताछ की जा रही है। जैसे एक तो सामने आया था कि मधुबन होटल में रुकी थी, वहाँ के लोगों से पूछा जा रहा है, वहाँ के सीसीटीवी निकाले जा रहे हैं कि आखिर कितने यात्री बस से उतरे थे। तो देखिए, अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज है, जो ऑनलाइन टिकट बुक किए गए थे, उनके आधार पर सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। सभी को तो उनके जो स्थान है जहाँ से वो रहने वाले थे वहाँ पे भेज दिया गया है। कल महाराष्ट्र का 3 प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ पे पहुंचा था। प्रदेश उपाध्यक्ष स्मिता वाघ भी पहुंची थी। अमलनेर के 5 लोग थे, उसमें जो कंडक्टर है, ड्राइवर है, उनके परिवार को सरकारी नौकरी देने की बात भी की गई है। तो देखिए, लगातार चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, दोनों ही पूरे घटनाक्रम को लेकर काफी संवेदनशील नजर आए। फिलहाल लगातार जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र और उप मुख्यमंत्री दोनों से बातचीत करते रहे। करीब 16 लाख रुपए को मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन लापता लोगों की आशंका है, उसके मद्देनजर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जिसके बाद सीएम की तरफ से ऐलान किया गया मुआवजे की। उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा दिया गया। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने भी 2-2 लाख के मुआवजे राशि का ऐलान किया है और अब कुछ लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके तहत रेस्क्यू कार्य अभी भी जारी है। आइए इस पूरे हादसे से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। धार जिले के खलघाट इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई। 13-14 लोग भी सवार थे और वो सभी मृत हुए, कोई भी उसमें से बचा नहीं है कि एक मोटरसाइकिल को बचाने के लिए गाड़ी मिली थी
और बह के फिर नदी में चली गई। पर ये भी प्रारंभिक जानकारी के बतौर ही है, जो प्रत्यक्षदर्शियों से जैसी बात है, जिन्होंने सुबह जो नहाने गए थे उनको भगने वालों को बचा हुआ बताया, वो बचे उसके गिरने से थे। हादसा बेहद भयानक था। जिसने भी ये हादसा देखा सन्न रह गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस चालक ने रॉन्ग साइड से आ रहे 2 बाइक सवारों को बचाने की कोशिश की और बस अनियंत्रित होकर नर्मदा नदी में जा गिरी। और 2 बाइक सवार रॉन्ग साइड से आ रहे थे। आते समय उस बाइक वालों को बचाने के चक्कर में उन दोनों ने, मतलब बस वालों ने इधर से इधर करा। उनको बचाने के चक्कर में वापस उनने मोटरसाइकिलों को इधर काटा। काटने के बाद उस बस वाले का बैलेंस बिगड़ा और नीचे गिर पड़ी। क्या उस वक्त में बस रफ्तार में थी क्या उस वक्त में? नहीं सर, बहुत स्लो चल रही थी। अच्छा, बाइक सवार को बचाने में यह हादसा हो गया? हाँ सर। और फिर सीधा गाड़ी ये जो पुल का ब्रिज है इसको तोड़ते हुए नीचे गिरी? हाँ, जी सर। वहीं धार हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शोक व्यक्त किया है। साथ ही कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार मृतकों के परिजनों की हर संभव मदद करने को तैयार है। तो वहीं सीएम ने जांच की बात भी कही है। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि खलघाट में हुई भीषण बस दुर्घटना में शोकाकुल परिजनों के साथ मैं और पूरी सरकार साथ खड़ी है। मृतकों के परिजनों को मध्य प्रदेश शासन की ओर से 4-4 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी। शोकाकुल परिवार खुद को अकेला न समझे, दुख की इस घड़ी में हम सब साथ हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना को लेकर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में हुई बस दुर्घटना बेहद दुखद है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। हादसा बड़ा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान भी लिया है। मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है और इस हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। ऐसे में अब देखना होगा जांच में क्या सामने आता है। धार से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चलिए अब बात करेंगे बारिश से मचे आफत की, जहां इंदिरा सागर बांध से 6900 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और इस बाबत एनएचडीसी की ओर से मध्य प्रदेश के 6 कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर सूचना दी है, जिसमें खंडवा, देवास, खरगोन, बड़वानी, धार और हरदा जिला शामिल हैं। बांध के 13 गेट 100 फीट तक खोलकर पानी को रिलीज किया जा रहा है, जिसके बाद धार जिले में नर्मदा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। नर्मदा के जलस्तर में 5 फीट की बढ़ोतरी होने से जिला का पुराना पुल डूबने की कगार पर पहुंच चुका है। तो दूसरी ओर से प्रशासन की ओर से डाउन स्ट्रीम इलाके में सुरक्षा के इंतजाम करने का निर्देश भी दिया गया है। और वहीं कांकेर में रुक रुक कर बारिश से नदी नाले इस वक्त उफान पर है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कमर कस ली है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नदी नालों को पार करते हुए ग्रामीणों को बूस्टर डोज लगाने पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नदी नाले पार करते हुए बासकुंड और तोनका गांव पहुंचे हैं, जहां 100 से ज्यादा ग्रामीणों को बूस्टर डोज लगाई गई है। बूस्टर डोज लगने से जहां ग्रामीण खुश हैं, तो वहीं ग्रामीणों को डोज लगने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी खुश दिखाई दे रहे हैं। हमारे जिले की कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला मैडम के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जे लुइके के मार्गदर्शन में हमारी टीम टीका लगाने के लिए निकली हुई थी, परंतु रात भर पानी के कारण बाढ़ आ गया था। 2 नदी को पार करते हुए हमारी पूरी टीम साहस के साथ टीका लगाने के लिए ग्राम बासकुंड के ऊपर तुनका गई और वहां पर 145 लोगों को हमारी टीम के द्वारा टीका लगाया गया।
और धमतरी जिले में पिछले एक हफ्ते से हो रही बारिश के चलते लोगों के जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। आलम यह है कि जिले के ग्रामीण और शहरी इलाके की सड़कें भी जलमग्न हो चुकी हैं और इधर बारिश होने से जिले में नदी और नाले उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं और शहर में बोराई से बुडरा मार्ग पर स्थित नदी में बाढ़ आ गई है। लोग घंटों फंसे रहे हैं। पानी का बहाव कम होने के बाद नदी पार किए तो वहीं सीता नदी अटदहरा नाला में लगातार जंगल से बहता पानी सड़कों के ऊपर से बहते हुए आगे बढ़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर वाहन से रास्ता पार कर रहे हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में खतरे को देखते हुए मुनादी कराई जा रही है ताकि लोग सतर्क रहें। उससे पानी काफी ज्यादा मात्रा में गिर रहा है और उसी का फल है कि जो नदी नाले हमारे सारे उफनाए हुए हैं और लगातार हमें जानकारी मिल रही है कि कई पुल पुलिया के ऊपर से भी पानी बह रहा है और ऐसी जब भी सूचना मिलती है तो तत्काल मुनादी करा के लोगों को अपील की जाती है कि उस समय वो पुल पुलिया पार करने का प्रयास ना करें। तो वहीं खंडवा में लगातार बारिश होने से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और कभी रुक रुक कर तो कभी मूसलाधार बारिश खंडवा में हो रही है। मंगलवार को सरकारी और निजी स्कूलों में 1 दिवसीय अवकाश कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है। तो इधर लगातार बारिश होने से भगवंत सागर बांध के पानी की आवक ज्यादा हो गई है। यही वजह है कि भगवंत सागर बांध के 4 गेट खोलकर पानी को रिलीज किया जा रहा है और जिसके चलते नदी के किनारे निचले इलाकों में बस्तियों को पुलिस टीम की ओर से खाली कराया जा रहा है, जिसमें जसवाड़ी, बेड़ियाव और हपला दिपला समेत कई बस्तियां शामिल हैं। आपको बता दें कि तवा डैम से छोड़े गए पानी के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध से अगले 24 से 30 घंटे में पानी छोड़ा जाएगा। तो वहीं उज्जैन के प्रसिद्ध तीर्थ नारायण धाम और उज्जैन मार्ग के बीच नाले में एक कार बह गई है। बताते चले कि बालोदा गांव में तेज बारिश के दौरान नाले में एक बोलेरो कार बह गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग कार से उतर गए थे और नाले के आसपास लोगों को रोकने के लिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। बारिश के बाद इस तरह के हादसों में लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के गौठानों में 28 जुलाई हरेली त्योहार के दिन से गौमूत्र की खरीदी शुरू होगी। पहले चरण में हर जिले के 2 चयनित स्वावलंबी गौठानों में खरीदी की जाएगी। गौठान प्रबंध समिति पशुपालक से गौमूत्र खरीदने के लिए स्थानीय स्तर पर दर निर्धारित कर सकेगी। कृषि विकास और किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विकास छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में गौमूत्र खरीदी के लिए न्यूनतम 4 रुपए प्रति लीटर प्रस्तावित की है। खरीदी गए गौमूत्र से महिला स्व सहायता समूह की मदद से जीवामृत और कीट नियंत्रक उत्पाद तैयार किए जाएंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के एक मंत्रालय से इस्तीफे पर छत्तीसगढ़ की सियासत थम नहीं रही है और वहीं सिंहदेव पार्टी नेताओं के बयान के बाद सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास ना किसी का फोन आया, ना ही हमारी किसी से बात हुई है। वहीं विपक्ष पूरे मामले पर सरकार पर हमलावर है। टीएस सिंहदेव के पंचायत विभाग के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में सियासी उबाल आ गया है। पक्ष विपक्ष में बात पलटवार लगातार जारी है। विपक्ष माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। इस्तीफा देने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जानकारी ये भी आई है कि मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इसे अनुशासनहीनता करार दिया गया कि पत्र में उन्होंने इस्तीफे पे अपने विभाग छोड़ने की जो बात कही है उसमें उन्होंने जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है, सभी विधायक जानना चाहते हैं कि सरकार के उन बिंदुओं में जो कार्यक्रम दिए गए हैं, कार्य किए गए हैं, तो उसके बारे में अधिकांश विधायक अपने आप को आहत महसूस कर रहे थे और माननीय पुनिया जी के समक्ष उन्होंने अपनी बातें रखी। माननीय पुनिया जी के समक्ष सभी विधायकों ने अपनी बातें रखी। अब क्या होना है ये आदरणीय पुनिया जी हमारे हाईकमांड के प्रतिनिधि हैं, वो हाईकमांड में अपनी बात कहेंगे, उसके बाद मैं समझता हूं कि कोई सम्मानजनक हल निकलेगा।
वहीं इस्तीफे के बाद टीएस सिंहदेव पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि इस्तीफे से पहले प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से अपनी परेशानियों को लेकर बातचीत कर चुके हैं। मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बात की थी, बावजूद इसके कोई निराकरण नहीं हुआ। रही बात इस्तीफे की, इस्तीफे के बाद उन्होंने कोशिश जरूर की बातचीत करने की, लेकिन किसी से बात नहीं हुई। बात की थी, फोन उनका उठा था और मैंने अपनी बात कुछ रखी थी विभाग के संदर्भ में। और दूसरे दिन पत्र लिखने के पहले मैंने प्रयास किया था, 3-4 बार फोन किया था, फोन उठ नहीं पाया था। पुनिया जी से भी मैंने फोन लगाया था, बात करने की 3-4 बार कोशिश की थी। मैंने कहा सर ये ऐसी ऐसी बात है, ऐसी परिस्थिति है, मैंने एक पत्र लिखा है। तो उन्होंने कहा क्या बात है, मैंने विस्तार से उनको अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा। फिर उनका फोन आया था कि मुख्यमंत्री जी का कॉल शायद आएगा, बात जरूर कर लेंगे। वहीं विपक्ष कांग्रेस के अंदर शुरू हुई घमासान पर तंज कस रहा है और इसे मुद्दा बनाने में लगा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी घमासान को लेकर प्रदेश कांग्रेस और सरकार दोनों सब कुछ सही बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है जिससे वो छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि घमासान कब थमता है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और गौरेला, पिंजरा, मरवाही जिले में ईरानी गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह के दोनों सदस्यों ने एक दुकानदार से 6000 रुपए लूट करने का आरोप लगा है। बताते चले कि गौरेला इलाके में लालपुर ग्राम में दोनों आरोपी एक दुकानदार को पुलिस वाला बताकर रौब जमा रहे थे और फिर 6000 रुपए लूटकर वहां से फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार ने चिल्लाकर लोगों को इस घटना की जानकारी दी तो स्थानीय लोगों ने आरोपियों का पीछा करके बरसावन के जंगल में पकड़ लिया और फिर दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। शिकंजे में आए दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त की है और बताया जा रहा है कि एक आरोपी एमपी के बालाघाट तो दूसरा उमरिया का रहने वाला आबिद अली है। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। प्रार्थी के द्वारा आस पड़ोस में हल्ला मचाया और इनका पीछा करके घेराबंदी करके इनको प्रवासन के जंगल में पकड़ लिया और 112 को फोन करके बुलाया। 112 वहां पर पहुंच करके इनको हिरासत में लेकर के थाने लाई। फिर प्रार्थी भी थाना पहुंचा, FIR दर्ज किए। पूछताछ पर पाया गया कि ये ईरानी गैंग के सदस्य हैं जो उमरिया और बालाघाट पे यहाँ कहीं पे आए हुए थे और कोई नहीं पहचानता, ऐसा सोच करके इन्होंने यहाँ पर लूट करने की योजना बनाई थी। तो मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में इन दिनों हो रही अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से अघोषित बिजली कटौती। इंसान करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां? जी हां, हम आपको मध्य प्रदेश का ताजा हाल सुना रहे हैं, जहां पर अधिकांश इलाकों में इन दिनों अघोषित बिजली कटौती होने से लोग परेशान हो रहे हैं। गुना जिले की हालत तो और खराब हो चुकी है। क्या शहर, क्या गांव, तमाम अघोषित बिजली कटौती से लोग हलकान हो रहे हैं। जहां बिजली कटौती होने से पानी सप्लाई समेत तमाम रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित हो रही हैं, तो वहीं भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि शहरों में कम जगह होने की वजह से लोगों को गर्मी से बचने के लिए AC, कूलर या पंखे का सहारा लेना पड़ रहा है। घंटे जाती है और घड़ी घड़ी जाती है। रात को इतने परेशान होते हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, रात बाहर बैठे रहते हैं। और सुबह लाइट जाती है, तो सुबह लाइट जाती है तो पानी की भी समस्या आती है, पानी भी नहीं भर पाते हैं। कंप्लेंट की, ठीक है 10 मिनट में 5 मिनट में आ जाएगी लाइट, लेकिन उसके बाद भी लाइट नहीं आती। गुना शहर के बीजी रोड, गुप्ता कॉलोनी, विकास नगर, बूढ़े बालाजी समेत तमाम इलाकों के लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। संभावना ये है कि हम लोगों ने इसमें कंट्रोल सेंटर भी बना दिया है अपने यहाँ पर, टीम्स भी डेडिकेटली हमने बढ़ा दी है इसमें, ताकि अगर फॉल्ट अगर 4 से 5 लाइन में फॉल्ट हो, जैसे शहर में हमारा नेटवर्क 250 किलोमीटर लंबा है पूरा, पर देखें आप LT तक का, और 6 33 kV के फीडर्स हैं, 11 kV पाइप्स हैं हमारे पास। तो
नेटवर्क काफी बड़ा है, इसके लिए 2 सिटी जोन्स हमारे पास हैं। तो हम लोगों ने उसको सेग्रीगेट करके एक 2 सिटी जोन में कन्वर्ट किया हुआ है। इसके 2 AE भी हैं, इसके साथ में JE भी हैं और स्टाफ भी हम लोगों ने इस तरीके से हम लोगों को सेग्रीगेट किया हुआ है। गुना जिले में 25,000 किलोमीटर लाइन है, 50,000 पोल हैं। हर पोल पर इंसुलेटर होते हैं। शहर में 3 FOC है जो शिकायत के निवारण के लिए 24 घंटे उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होने चाहिए। बारिश के समय बिजली की समस्या कभी कभी आ जाती है, क्योंकि पहली बारिश हुई है और इस बार पिछले साल की तुलना में जुलाई के महीने में ही बारिश ज्यादा हुई है। जून के एंड से स्टार्ट हो गई थी, फिर पिछले साल बारिश हुई थी लेकिन वो अगस्त में हुई थी। पहली बार जब बारिश होती है तो उस समय लाइनों में फॉल्ट आते हैं और कुछ समय बाद सेटल हो जाती है तो बिजली बंद होना कम हो जाती है। मेंटेनेंस हमने किए हुए हैं, लेकिन जो हमारे इंसुलेटर रहते हैं, गर्मियों का सीजन निकलता है तो उसमें हेयर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और जब उन हेयर क्रैक्स में पानी जाता है तो बस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइट बंद हो जाती है। जब जिम्मेदारों से सवाल किया जाता है तो अपने तर्क देकर पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये उपभोक्ता जाए तो जाए कहाँ। दूसरा सवाल ये कि आखिर क्या वजह है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी बिजली विभाग के जिम्मेदार सिर्फ मूक दर्शक बने हुए हैं। गुना से राजेंद्र राजपूत के साथ टीम न्यूज स्टेट। और प्रदेश के नगरीय निकाय के पहले चरण के चुनाव परिणाम में बीजेपी के हाथ से 4 नगर निगम चली गई है। कांग्रेस ने इनमें से 3 और आम आदमी पार्टी ने 1 पर कब्जा जमा लिया है। इस हार के पीछे की वजह को समझने के लिए ये पूरी रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव के पहले चरण का परिणाम सभी के सामने है। भले ही बीजेपी ने इस निकाय चुनाव में ज्यादा जीत अर्जित की हो, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि बीजेपी के हाथ से 4 नगर निगम फिसल गए हैं। इनमें से 3 पर कांग्रेस ने तो 1 पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी जीत पर फिलहाल खुश हो सकते हैं, लेकिन इन सीटों पर इन दलों की हार के पीछे बीजेपी के गलत निर्णय को ही कारण बताया जा रहा है। बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं कि टिकट में गलती के चलते पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। जबलपुर में आरएसएस ने जितेंद्र जामदार को प्रत्याशी बनवाया था। जितेंद्र जामदार कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं है। ग्वालियर में सुमन शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। सुमन शर्मा को ग्वालियर के ही लोग नहीं जानते। छिंदवाड़ा में अनंत ध्रुवे भी आरएसएस के प्रत्याशी थे। ध्रुवे नगर निगम से नौकरी छोड़कर चुनाव लड़े, जो बीजेपी को भारी पड़ा। सिंगरौली में सामान्य सीट से ओबीसी वर्ग के चंद्र प्रताप विश्वकर्मा ने चुनाव लड़ा। चंद्र प्रताप विश्वकर्मा के चुनाव लड़ने से नाराजगी पैदा हो गई थी। कई फैक्टर होते हैं, अंदरूनी कलह तो कहीं भी नहीं है। कुछ उम्मीदवारों के चयन में भी होता है, कुछ पार्षदों के चयन से भी होता है, ये भी है। बाकी शहरी यदि महापौर के जो पद हैं, यदि 2-3 पद लूज किए हैं 2-3 शहरों में, उसको कंपेंसेट किया है हमारी नगर पालिकाओं ने। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रभाव के कारण कांग्रेस ने चुनाव जीता है। आम जनता इनकी नीतियों से त्रस्त होकर पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है और अभी तो ये नगर निगम चुनाव में केवल टेलर दिया है, फाइनल तो विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आम जनता सुपड़ा साफ करने पर आतुर है, वक्त का इंतजार कर रही है और विशेष करके कमलनाथ जी के कार्यकाल को याद किया जा रहा है। नगरीय निकाय के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी चयन पर 5 नगर निगम के चुनाव परिणाम आना अभी बाकी है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इसमें से कितनी सीटों पर जीत दर्ज करती है। नगरीय निकाय के चुनाव परिणामों से कांग्रेस खुश है। कांग्रेस ने 3 सीटें जीत ली हैं, 1 सीट आम आदमी पार्टी ने भी जीत ली है, लेकिन इन चारों सीटों पर इन दोनों दलों की जीत से ज्यादा भाजपा की हार के मायने हैं। भाजपा का प्रत्याशी चयन इन सीटों पर ठीक नहीं माना जा रहा है। जबलपुर, ग्वालियर और सिंगरौली, इनमें तो शुरू दिन से ही कहा जा रहा था कि भाजपा के प्रत्याशी अच्छे नहीं हैं और ये पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की ये जीत से ज्यादा बड़ी बात भाजपा की हार है। तो ऐसे में भाजपा